जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। पिछली क्लास तक हमने भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा था। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए भारत के भौतिक विभाजन के तहत थार के मरुस्थल और भारत का प्रायद्वीपीय पठार को विस्तार से मैप के साथ डिटेल से पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा आखिर तक। सबसे पहले हम थार के मरुस्थल को शुरू करते हैं। थार का मरुस्थल ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अगर भारत के दिशा की बात की जाए तो ये भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में विस्तारित है। ये मुख्यतः दो देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान, लेकिन इसका सर्वाधिक हिस्सा भारत में स्थित है। और ये भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, गुजरात। राजस्थान, पंजाब और गुजरात, जिसका सर्वाधिक हिस्सा राजस्थान में है। इसकी बात की जाए तो लगभग 61.11% राजस्थान में इसका विस्तारित है क्षेत्रफल है। अगर दोस्तों मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर दोस्तों इसके निर्माण काल की बात की जाए तो इस मरुस्थल का निर्माण मेसोजोइक युग के अंदर हुआ था। उससे पहले यह 33 सागर का अवशेष हुआ करता था। 33 सागर के अवशेषों के रूप में यह अभी भी जिले विद्यमान है। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। यहाँ दोस्तों रेत के टीले पाए जाते हैं, जिन्हें बरखान कहा जाता है। रेत के टीले यानी कि बरखान टीलों का अर्थ है हवा के समानांतर बनने वाले टीले, अनुदैर्ध्य टीले। बारिश के मौसम में इन्हीं अनुदैर्ध्य टीलों के मध्य में पानी भर जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर पलाया झीलों का निर्माण होता है। पलाया झील जो कि एक दलदली क्षेत्र होता है जिसके अंदर खेती की जाती है, तो एक प्रकार से ये पलाया झील होती है। देखिएगा दोस्तों, ये जैसे ये रेत के टीलों के मध्य दर्शाई हुई है पलाया झील, जो कि एक प्रकार की अस्थायी झील है। अस्थायी झील मतलब इसका निर्माण स्थायी नहीं होता है, रेत के टीलों पर निर्भर करता है कि स्थायी झील बनेगी या नहीं बनेगी। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख झीलें स्थित है, तो झीलों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख झील, यहाँ पर प्रमुख झीलों के रूप में सांबर, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर के पश्चात है डिडवाना, कुचामन, फलोदी। ये राजस्थान की प्रमुख झील है। और इन्हीं झीलों के बीच में एक गुजरात की झील और विद्यमान है, जिसको कहते हैं खड़गोड़ा झील, जो कि गुजरात में स्थित है। खड़गोड़ा झील ये गुजरात में स्थित है और बाकी सारी झीलें राजस्थान में स्थित है। ये सभी खारे पानी की झील है और ऐसा माना जाता है कि ये 33 सागर के अवशेषों के रूप में विद्यमान है, राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों अगर पशु पक्षियों की बात की जाए तो प्रमुख पशुओं के रूप में यहाँ पर चिंकारा, चित्र में देख सकते हैं आप, चिंकारा, नीलगाय, काले हिरण इत्यादि यहाँ पर प्रमुखतः पाए जाते हैं। घोड़ावन यहाँ पर का प्रमुख पक्षी है, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं। दोस्तों अगर नदी की बात की जाए तो थार के मरुस्थल में मात्र एक नदी है, प्रमुख नदी, जो कि लूणी नदी के रूप में जानी जाती है। ये लूणी नदी मौसमी नदी है, अर्थात सिर्फ बारिश के मौसम में इसमें पानी की आवक होती है, अदरवाइज ये पूरे साल सूखी रहती है। और ये थार के मरुस्थल की एकमात्र प्रमुख नदी है। तो लूणी प्रमुख नदी यहाँ पर लूणी नदी है। प्रमुख नदी लूणी नदी, जो कि मौसमी नदी के रूप में जानी जाती है। मौसमी नदी ये निकलती कहाँ से है, तो इसका उद्गम जो है वो अरावली से होता है और इसका विलय कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में हो जाता है। कच्छ के रण में, क्योंकि पानी की आवक बहुत ही कम होती है इसमें। अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर प्रमुख वनस्पतियों की, तो प्रमुख वनस्पति के रूप में यहाँ पर जीरोफिलस पौधे पाए जाते हैं, यानी कि मरुस्थलीय पौधे जिनके कांटे ज्यादा होते हैं और पत्ते बहुत ही छोटी। प्रमुख पौधे कौन कौन से अगर बात की जाए तो बबूल, कैर, खेजड़ी, जो यहाँ का राज्य पेड़ है, जोजोबा इत्यादि यहाँ पर प्रमुख वनस्पति। और भी बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती है, कंटीली झाड़ियां,
आजादी के पश्चात दोस्तों भारत सरकार ने राजस्थान के मरुस्थल को जीवन देने के लिए यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया, जो कि कुल 649 किलोमीटर लंबी है, जो पंजाब से निकल के राजस्थान में जीव पानी की आवक देती है। इंदिरा गांधी नहर, जिसका शुरुआती नाम राजस्थान नहर था, इंदिरा गांधी नहर शुरुआती नाम इसका राजस्थान नहर था। ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर, सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर। ये दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा कही जाती है, क्योंकि थार के मरुस्थल को जीवन देती है। इसके पश्चात थार के मरुस्थल में खेती संभव हुई और अनार के मामले में ये क्षेत्र बहुत अधिक फला फूला। यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ अभ्यारण्यों की बात की जाए तो प्रमुख अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित है थार के मरुस्थल में। तो प्रमुख अभ्यारण्य, यहाँ का प्रमुख अभ्यारण्य है तालछापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू में स्थित है। तालछापर चूरू में ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरे अगर अभ्यारण्य की बात की जाए तो वो है सुंदा माता अभ्यारण्य। सुंदा माता अभ्यारण्य जो कि जालोर में स्थित है, जो कि भालू के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये थी बात हमारे थार के मरुस्थल की। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन के पठार के बारे में। ये भारत का सर्वाधिक प्राचीन भूभाग है, सर्वाधिक प्राचीन भूभाग, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्राचीन भूभाग जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। याद कीजिए दोस्तों, जब हमने पेंजिया के विभाजन के बारे में पढ़ा था तो पेंजिया का जब विभाजन हुआ तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और बाकी जितने भी भाग है, चाहे उत्तर का विशाल मैदान हो चाहे हिमालय हो, वो किसी न किसी रूप में निर्माण हुआ है। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और ये भारत का सर्वाधिक बड़ा भूभाग है, सर्वाधिक बड़ा भूभाग। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो लगभग क्षेत्रफल लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि इतना बड़ा ये भूभाग भारत का है। इसकी अगर दोस्तों ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। और इसका ढाल उत्तर में उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिण में दक्षिण पूर्व की ओर, अर्थात इसका ढाल 2 तरफा है, जिस कारण यहाँ की नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। आगे देखते हैं मैप में कि इसका ढाल किस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, उत्तर में इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है, जबकि दक्षिण में इसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर विस्तारित है। अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर कार्बोनिफेरस युग के अंदर कोयले का निर्माण हुआ था, जो कि प्रमुखतः 3 नदी घाटियों में हुआ, दामोदर नदी, सोन नदी और महानदी घाटी के अंतर्गत। कोयले का निर्माण कैसे हुआ वो पूरी तरह इसमें बताया गया। जैसे जैसे जीव जंतु या पेड़ पौधे दबते चले गए तो उनके ऊपर घनत्व, ताप और भार दबता चला गया, और वही जीवाश्म धीरे धीरे कोयले में तब्दील हो गए, और यह प्रायद्वीपीय पठार आज कोयले के रूप में विद्यमान स्थित है। तो लिखते दोस्तों कि यहाँ पर दामोदर घाटी, दामोदर, सोन व महानदी घाटी में कोयले के भंडार हैं, कोयले के भंडार, जो कि कार्बोनिफेरस युग के अंदर निर्माण हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके उत्तर, पश्चिम या दक्षिण में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ स्थित है, उनके बारे में देखते हैं। तो इसके उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, पूर्व में इसके राजमहल की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में अरावली, पश्चिम में इसके पश्चिमी घाट और पूर्व में इसके पूर्वी घाट स्थित हैं। इस चित्र में आपको और भी अच्छे से दिखेगा कि देखिए, उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है,
उत्तर में इसके बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, उत्तर पूर्व में इसके राजमहल की पहाड़ियाँ, पूर्व में इसके पूर्वी घाट और पश्चिम में इसके पश्चिमी घाट अवस्थित हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी स्थिति रखता है और इनके बीच में त्रिभुजाकार में स्थित है दक्कन का पठार। अब दोस्तों ये दक्कन का पठार अलग अलग पठारों के रूप में स्थित है। तो इस प्रकार इस पठार को कुल 8 भागों में बांटा गया। देखते हैं उन 8 भागों को। ये देखिए दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार के कुल 8 भागों में इसको बांटा गया है। 8 भाग, कौन कौन से 8 भाग हैं? उत्तर मध्य उच्च भूमि, पूर्वी पठार, दक्षिण मध्य उच्च भूमि, उत्तरी दक्कन, मेघालय मिकिर उपत्यका, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इनको हम एक एक को विस्तार से समझेंगे, देखिएगा लास्ट तक। उत्तर मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली, विंध्य पर्वत और बघेलखंड का पठार स्थित है। पूर्वी पठार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है छोटा नागपुर का पठार। दक्षिण मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत। उत्तरी दक्कन के अंदर महाराष्ट्र का पठार पढ़ेंगे हम। मेघालय के अंदर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी पठार या दक्षिणी दक्कन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पश्चिमी और पूर्वी घाट के मध्य में जो पठार स्थित है। पश्चिमी घाट को हम विस्तार से पढ़ेंगे और पूर्वी घाट को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इन 8 भागों को हम दोस्तों मैप में देखते हैं अच्छे से। ये देखिए, मेघालय और मिकी की उच्च भूमि, उत्तर मध्य उच्च भूमि, दक्षिण मध्य की उच्च भूमि, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी घाट, पूर्वी पठार और पश्चिमी घाट। तो इस प्रकार से ये 8 भाग स्थित है। मैप में देखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये आपके उत्तर मध्य उच्च भूमि हो गई, दक्षिण मध्य उच्च भूमि, फिर उत्तरी दक्कन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी पठार और मेघालय मिकिर उच्च भूमि। इनको हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा उत्तर मध्य उच्च भूमि। इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ उपस्थित हैं: अरावली पर्वतमाला, बुंदेलखंड का पठार और विंध्य पर्वत। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा अरावली पर्वत। देखते हैं दोस्तों अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मुख्यतः स्थित है। ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ये पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक स्थित है, जिसके लास्ट में राष्ट्रपति भवन स्थित है। ये अरावली पर्वत विस्तार के बारे में अगर बात की जाए तो दिल्ली से पालनपुर तक विस्तृत है। अगर दोस्तों इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। लंबाई 800 किलोमीटर। ये विश्व की सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब इसका स्वर्णिम काल था तब ये हिमालय से भी ऊंची श्रृंखला थी, लेकिन समय के साथ अपरदन और अपघर्षण की प्रक्रियाओं के कारण ये अंततः 900 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई बच जाती है। तो ये सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक। अगर दोस्तों बात की जाए कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। ये देखिए दोस्तों, गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी स्थलाकृति के बारे में, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, जिसके उत्तर पश्चिम में चंबल नदी, उत्तर पूर्व में यमुना नदी, दक्षिण में इसके विंध्याचल पर्वत स्थित है। इन तीनों स्थलाकृतियों के बीच में स्थित है हमारा बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में स्थित ये किन किन स्थलाकृतियों से गिरा हुआ है, तो इसके उत्तर पश्चिम में चंबल नदी,
उत्तर पूर्व में यमुना नदी और दक्षिण में इसकी अवस्थित है विंध्याचल पर्वत। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। तो इस प्रकार से दोस्तों था हमारा बुंदेलखंड का पठार। आगे देखते हैं मालवा का पठार। ये एक छोटी सी भूभाग और है हमारे बीच में, मालवा का पठार, जो कि इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं पढ़नी है, लेकिन ध्यान रखना है कि मालवा का पठार भी उत्तर मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत अपनी स्थिति रखता है। आगे पढ़ते हम विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में। तो विंध्याचल पर्वतमाला, इसका विस्तार की बात अगर की जाए तो ये गुजरात से प्रारंभ होती है और अंततः बिहार तक जाती है, और बिहार में इसका लास्ट स्टेज पड़ता है सासाराम, बिहार। तो इस प्रकार से ये विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है। ये भारत के बीचों बीच स्थित है और इसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में विस्तारित है, जिसकी दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। तो ये विंध्याचल पर्वत है। विस्तार की अगर बात की जाए तो इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान में भी इसका कुछ भूभाग पड़ता है, तो राजस्थान भी लिख सकते हैं हम, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए दोस्तों तो इसकी लंबाई 1050 मीटर है। दोस्तों ये भी विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है और लगातार कालांतर में अपघर्षण और अपरदन की क्रियाओं के कारण इसकी औसत ऊंचाई सबसे कम रह जाती है। औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए इसकी, तो औसत ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर है। तो दोस्तों ये अपरदन से घिसते घिसते बस इतना ही बचा है पीछे। एक प्रकार से ये अपरदित पर्वत है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले स्थलाकृति के बारे में, दक्षिण मध्य उच्च भूमि के बारे में, जिसके अंतर्गत स्थित है विंध्याचल या बघेलखंड का पठार। एक ही बात है, हम दोनों नाम ले सकते हैं, विंध्याचल बघेलखंड का पठार या बघेलखंड का पठार। देखते हैं ये कहाँ स्थित है। ये भारत में इस प्रकार से अपनी स्थिति रखता है। ये प्रमुखतः बघेलखंड का पठार है। देखिएगा दोस्तों बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों बघेलखंड के पठार के बारे में अगर सामान्य जानकारी की बात की जाए तो ये प्रमुखतः, अगर दोस्तों बघेलखंड के पठार के सामान्य जानकारी के बारे में बात की जाए तो इस पठार के अंतर्गत प्रमुखतः 3 पठार स्थित हैं। 3 पठार कौन कौन से हैं? सतना का पठार, रीवा का पठार और तीसरा पठार है मिर्ज़ापुर का पठार। इस प्रकार से छोटे छोटे पठार हैं जो कि बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। मिर्ज़ापुर का पठार, इसके दक्षिण में अगर बात की जाए तो दक्षिण में स्थित है नर्मदा की भ्रंश घाटी। दक्षिण में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी, नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी। सोन नदी की घाटी भी यही स्थित है। मैप में देखिए, ये सतना का पठार है, ये रीवा का पठार है और ये मिर्ज़ापुर का पठार है। और इसी के दक्षिण में हमारी नर्मदा नदी बहती है और सोन नदी भी यहीं पे बहती है। ये एक प्रकार से भ्रंश घाटी में बहती है, इसीलिए हमने लिखा भ्रंश घाटी। और दोस्तों इसी भ्रंश घाटी के दक्षिण में स्थित है हमारी सतपुड़ा श्रेणी। तो भ्रंश घाटी के दक्षिण में लिख सकते हैं हम, भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। इस सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी के बारे में बात की जाए तो इसकी सर्वोच्च चोटी लिखते हैं हम, सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर है। 1350 मीटर।
यहाँ पर दोस्तों एक दूसरी महत्वपूर्ण चोटी और भी है जो कि है अमरकंटक। तो लिख देते हैं हम अमरकंटक, दूसरी चोटी अमरकंटक। ये भी सतपुड़ा में स्थित है। कभी कभार पूछ लेता है कि अमरकंटक चोटी कहाँ स्थित है, तो वो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 1067 मीटर। तो इसको डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि ध्यान रहेगा अच्छे से कि सतपुड़ा श्रेणी कौन सी है और उसके अंदर का सर्वोच्च चोटी कौन सी है हमारी। अब दोस्तों हम बात करेंगे छोटा नागपुर का पठार। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार किन किन राज्यों में फैला उनको देखते हैं हम। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। और दोस्तों खनिजों की दृष्टि से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रदेश है, क्योंकि सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण ये बेसाल्ट से बना है और यहाँ पर सर्वाधिक धातुई खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर धातु खनिजों का भंडार पाया जाता है, धातु खनिजों का भंडार। इसलिए आप देखोगे कि भारत के जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, चाहे वो आपके टाटा इस्पात कंपनी हो, चाहे वो टाटा इस्पात कंपनी हो, और भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर जो कि इस्पात से रिलेटेड काम करती है यहाँ पर ही अवस्थित है। यहाँ की अगर नदियों के बारे में बात की जाए तो नदियाँ कौन कौन सी उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी इत्यादि नदियाँ पाई जाती है। और दोस्तों ये क्षेत्र बहुत ही कठोर भूभाग है, जिसके कारण इसका पूर्ण अपर्दन नहीं कर पाती है नदियाँ, और इसी कारण यहाँ पर गहरी घाटियाँ मिलती है हमको। इन नदियों के कारण स्थलाकृतियाँ मिलती है। उन स्थलाकृतियों के बारे में बात करें अगर, तो स्थलाकृतियाँ तो अत्यंत कठोर भूभाग होने के कारण यहाँ पर एक तो गहरी घाटियाँ मिलेगी, हमको झरने देखने को मिलेंगे और प्रपात देखने को मिलेंगे, क्योंकि नदियाँ जो है वो अपने आसपास के भूभाग को विस्तार से नहीं काट पाती है। अब आगे के स्थलाकृतियों के बारे में बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा रहेगा महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य पठार। तो ये मैप में देखिएगा दोस्तों, ये महानदी का बेसिन हो गया हमारा, और ये छत्तीसगढ़ का पूरा मैदान है, और ये हमारा दंडकारण्य का पठार। इस प्रकार से ये तीनों भूभाग हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान और महानदी बेसिन दोनों ही एक ही स्थलाकृति के अंतर्गत अपनी अवस्थिति रखते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर महानदी बेसिन की बात की जाए, महानदी बेसिन प्लस छत्तीसगढ़ मैदान, यहाँ पर हमें कुछ संरचनाएं देखने को मिलती है। वो संरचना है, एक तो आर्कियन श्रेणी की संरचना है, वह कुड़प्पा संरचना है। ये चट्टानों के प्रकार हैं। तो ये दोनों ही प्रकार की संरचनाएं हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर विशेषतः छत्तीसगढ़ के मैदान की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के मैदान में अलग से हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के मैदान में एक कोयले का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र स्थित है, कोरबा कोयला क्षेत्र। कोरबा कोयला क्षेत्र, जहाँ पर बिटुमिनस कोयला उत्पादित होता है, बिटुमिनस कोयला। और अगर दंडकारण्य पठार की बात की जाए, दंडकारण्य पठार, तो ये मुख्यतः उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ में फैला है। यहाँ पर दोस्तों लो अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। ये जो दंडकारण्य पठार है, यहाँ पर लो अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पठार था हमारा पूर्वी पठार। भारत का सर्वाधिक प्राचीन भूभाग होने के कारण यहाँ पर लो तत्वों के
खनिज भंडार पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं मेघालय मिकिर उच्च भूमि के बारे में, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में फैला हुआ है। एक राज्य है मेघालय, उसके अंदर ये पूरी तरह से फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ हमारी अवस्थिति रखती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और एक इन तीनों पहाड़ियों से अलग पहाड़ी और है, मिकिर हिल्स या मिकिर पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों को हम अच्छे से देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, एक दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दक्कन के पठार के साथ ही है, लेकिन ये एक भूभाग के द्वारा अलग होता है। उस भूभाग का नाम है मालदा गैप। आगे लिखेंगे मालदा गैप। तो ये मालदा गैप के द्वारा दक्कन के पठार से अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मालदा गैप, इन दो इसके कारण ये दक्कन के पठार से अलग अपनी अवस्थिति रखता है। तो ये देखिए दोस्तों, विस्तार से यहाँ पर बताया मैंने। अगर देखें यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ अवस्थिति रखती है। पहाड़ियों के बारे में देखें तो यहाँ पर दोस्तों पहाड़ियों के बारे में अगर बात करें तो प्रमुख पहाड़ियाँ है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। और एक अन्यत्र पहाड़ी यहाँ पर और है, मिकिर पहाड़ी। अगर दोस्तों बात की जाए तो यह मालदा गैप द्वारा दक्कन के पठार से अलग होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर मुख्य संरचनाओं की बात की जाए तो यहाँ पर चूना निर्मित संरचनाएं पाई जाती हैं। चूना निर्मित संरचनाएं, और उन चूना के कारण यहाँ पर एक तो हमारे गुफा देखने को मिलती है। ये देखिए गुफा, सिंक हॉल पाए जाते हैं और भूमिगत नदियाँ प्रवाहित पाई जाती हैं। और गुफा यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी गुफा यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें सबसे लंबी गुफा हमारी यहाँ पर कौन कौन सी संरचना है उनके बारे में लिखते हैं। भूमिगत नदियाँ, सिंक हॉल, एक ही में लिख देते हैं सिंक हॉल, क्योंकि चूने का अपरदन बहुत ही तीव्रता से होता है। और गुफा, उन गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है हमारी चेरापूंजी की मावसमयी गुफा। चेरापूंजी की मावसमयी गुफा, ये विश्व की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। ये है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, ये चित्र में बताया है। और ये चित्र में आप देखोगे कि किस प्रकार से ये तीनों पहाड़ियाँ फैली हुई हैं और मिकिर पहाड़ी किस प्रकार से अलग स्थान रखती है। और इन्हीं पहाड़ियों के पास में स्थित है शिलोंग का पठार। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर प्रमुख चोटियों के बारे में, तो प्रमुख चोटी कौन कौन सी उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर शिलोंग का पठार स्थित है, और शिलोंग के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो हो जाएगी शिलोंग के पठार की सर्वोच्च चोटी मेघालय। अगर प्रमुख चोटियों के बारे में बात की जाए तो मेघालय का जो पठार है या शिलोंग का पठार एक ही है। तो मेघालय का पठार और इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी शिलोंग चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1823 मीटर है। दूसरी यहाँ पर सर्वोच्च चोटी है जो कि गारो पहाड़ी की है। गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम है नॉकरेक। क्या है दोस्तों, नॉकरेक चोटी, जिसकी ऊंचाई 1515 मीटर है। 1515। यहीं पर एक स्थान है दोस्तों चेरापूंजी, नोट करके लिखते हैं हम चेरापूंजी। और उसी चेरापूंजी के दक्षिण में स्थित है मासिनराम। ये दोनों ही स्थान विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं, दक्षिण में मासिनराम। और अगर इन दोनों में स्थानों में बात की जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा मासिनराम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है।
सर्वाधिक वर्षा। अब दोस्तों अगले पठार के बारे में देखते हैं हम। अगला पठार है हमारा उत्तरी दक्कन का पठार या महाराष्ट्र का पठार, क्योंकि ये लगभग पूरी तरह से महाराष्ट्र राज्य में फैला है, इसलिए इसका अन्य नाम महाराष्ट्र का पठार ही कहा जाता है। देखिए दोस्तों क्या है ये महाराष्ट्र का पठार। ये महाराष्ट्र में पूरी तरह फैला हुआ है सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के। कौन कौन सा? एक तो कोंकण तट व सह्याद्री यानी कि पूर्वी पश्चिमी घाट, सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट को छोड़कर ये पूरे महाराष्ट्र में फैला है। यह पूरे महाराष्ट्र में विस्तृत है। ये दोस्तों अगर इस स्थलाकृति की विशेषता की बात की जाए तो ये बेसाल्ट लावे से ढका है। काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण यह कपास की खेती सर्वाधिक होती है। बेसाल्ट लावे से ढका हुआ या बेसाल्ट लावे से निर्मित, ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो बेसाल्ट लावा से निर्मित होने के कारण यह अगर दोस्तों बात की जाए कि ये बेसाल्ट लावे से निर्मित है, इसलिए अत्यधिक कठोर भूभाग होने के कारण यहाँ पर भी भ्रंश घाटियाँ देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं भ्रंश घाटियों के कारण यहाँ पर हमको मिलेगी भ्रंश घाटियाँ, और उन्हीं भ्रंश घाटियों के कारण यहाँ पर निर्मित होती है खड़ी चट्टानें, और वही खड़ी चट्टानें हमें क्या बनाती हैं? अरब सागर की तट रेखा, अरब सागर की तट रेखा। आगे देखते हैं दोस्तों कि भ्रंश घाटियाँ कैसी होती हैं, उनके बारे में समझते हैं हम। तो देखिए दोस्तों भ्रंश घाटी कैसी होती है। ये भ्रंश घाटी इस प्रकार से होती है, जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से विपरीत स्थिति में जाती है तो बीच में एक बड़ा भूभाग बन जाता है, जिसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। और उन्हीं में से जब नदियाँ बहती है तो उसे नदी की भ्रंश घाटी कहते हैं, जो कि ज़्यादा मात्रा में हमको बेसाल्ट लावे से निर्मित पठारों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ हम नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।